नमस्कार दोस्तों, एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास। और रात्रि के 9 बज चुके हैं, मेरी जो उपस्थिति है हो चुकी है। तो एक बार आप सभी लोग लाइव जुड़िएगा और आज की जो क्लास है इस क्लास की फिर हम लोग शुरुआत करके देखते हैं। और ये जो क्लास है, अगर हम इस क्लास की बात करते हैं तो यह लेखपाल और यूपी पुलिस दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास आपकी या कक्षा आपकी होने वाली है। और लगातार हम अपने प्रैक्टिस सेशन को लेकर चल रहे हैं और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है ये दूसरे नंबर का है। हालांकि उसमें तीसरा नंबर लिखा है, तो पहली वाली क्लास जो हमारी थी उसमें हमने सिर्फ आपको जानकारी दी थी कि हाँ, आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कैसे नहीं। इसके साथ साथ हमने आपको जानकारी दी थी कि सिलेबस में आपके क्या क्या समाहित है। इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। तो पहली वाली क्लास आप देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ, जो सिलेबस है आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और किन किन चीजों को आपके समाहित किया गया है। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट मेरे साथ लाइव जुड़िएगा और आज की जो क्लास है, आज की जो कक्षा है, इसकी शुरुआत करके हम लोग देखते हैं। और पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि पहले नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। कि पहले नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे देखा जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपसे पूछा गया है कि रानी केतकी की कहानी। आपसे पूछा गया है कि जो रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि रानी केतकी की कहानी जो है इसके रचयिता के बारे में आपको बताना है कि इसके रचयिता जो आपके सामने बनकर आएंगे कौन बनेंगे। पहला ऑप्शन दिया है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दिया है मुंशी ईसा अल्लाह खां। इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो मुंशी ईसा अल्लाह खां है। और एक है किशोरी लाल गोस्वामी आपके सामने बनकर आए हैं। तो सबसे सही जवाब जो आपके सामने बनेगा कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता की बात की गई है। तो आपको पता है कि रानी केतकी की कहानी जो है ये मुंशी ईसा अल्लाह खां के द्वारा आपकी लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो मुंशी ईसा खां के द्वारा ये आपकी मानी जाती है। तो सबसे सही जवाब की अगर हम आपसे बात करते हैं तो अगर हम आपसे पूछें कि राइट आंसर आपके सामने क्या बनेगा, तो देखिएगा सबसे सही जवाब की अगर आपसे बात की जाए तो राइट आंसर जो बनकर आएगा वो सी वाला बनेगा, या इसी को आप सा के नाम से भी क्या कर सकते हैं, संबोधित आप कर सकते हैं या आप जान सकते हैं। ठीक है, चलेगा अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि दूसरे नंबर में आपके प्रश्न में क्या पूछा गया है। उच्चारण शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है। अगर हम उच्चारण शिक्षण की बात करते हैं तो उच्चारण शिक्षण का सर्वाधिक जो उपयुक्त समय होता है वो कौन सा समय होता है। तो आपको पता है कि अगर आपको उच्चारण करना है, और उच्चारण करना, उच्चारण का मतलब क्या है, बोलने से। अगर हम यहाँ पर उच्चारण शब्द की बात करते हैं तो उच्चारण का अर्थ आपको पता है कि क्या होता है, बोलना होता है। उच्चारण के शब्द की बात अगर हम करते हैं तो क्या होता है, बोलना होता है। तो उच्चारण शिक्षण का सर्वाधिक जो उपयुक्त समय माना गया है वो प्राथमिक स्तर का माना गया है। क्या होता है, प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जब बालक जाता है, प्राथमिक का मतलब 1 से 5वीं की बात हो रही है, और जब 1 से 5वीं तक की बालक की बात हो रही है तो एक में जब बालक जाता है तो उसकी उम्र 5 से 6 साल के बीच में होती है। क्योंकि अब आप जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में भी रूल्स जो है एक लागू हो चुका है एज का। पहले क्या हुआ करता था, बालक की एज मायने नहीं रखती थी, उसके माता पिता रहते थे, उसे विद्यालय में लेकर जाते थे और सीधा उसका एडमिशन करा देते थे और बता देते थे कि भैया इसका एडमिशन 1 में कर लो, 2 में कर लो। पता चलता था बालक की उम्र 5 साल है और उसे कहते थे कि ऐसा करिए कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसका एडमिशन सीधे आप कक्षा 2 में कर लीजिए। तो अगर ऐसी बातें की जा रही हैं तो अब इनमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, रोक लगा दिया है। अब आपको क्या करना है कि बालक की उम्र जब तक 5 से 6 साल के बीच में नहीं होगी जब तक आप उसका एडमिशन कक्षा 1 में नहीं करा सकते हो। तो ये रूल्स जो है वो लागू हो चुका है, तो इसका क्या करना है, आपको पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो प्राथमिक स्तर पर ही बालक को आप सारी चीजें सिखाते हो, क्योंकि जो अच्छी बातें होती हैं, नैतिकता की बातें होती हैं, वो कहाँ सिखाते हो, प्राथमिक स्तर पर। बालक जब माध्यमिक स्तर पर पहुंचता है तो वो दोस्तों मित्रों सबके साथ रहता है और उनसे ही बहुत सारी चीजें सीख लेता है। तो प्राथमिक स्तर पर चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सबसे सही जवाब बनकर आपके सामने आएगा, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो 2 का जो
ए बनेगा ये सबसे सही विकल्प बनकर आएगा। 2 का ए जो बनेगा ये राइट आंसर के अंतर्गत इसे हम स्थान या जगह आपके दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 का जो ए होगा वो सबसे सही विकल्प आपके सामने बनकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं कि 3 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। 3 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्रिया का मूल रूप होता है तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कर्ता, दूसरा ऑप्शन दिया है विशेषण, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया है धातु और चौथा ऑप्शन आपके सामने जो दिया गया है वो कर्म दिया गया है। तो क्रिया के मूल रूप की अगर हम आपसे बात करते हैं या क्रिया के मूल रूप की आपसे चर्चा करते हैं तो इसका जो सबसे सही जवाब आपके सामने बनकर आएगा, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो वो आपकी होती है धातु। क्रिया के मूल रूप को जो हम संबोधित करते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो किस नाम से जानते हैं, धातु के नाम से आपके संबोधित किया जाता है। किसके नाम से, धातु के नाम से आपके संबोधित किया जाता है। क्योंकि क्रियाओं का जो निर्माण होता है अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा क्रिया का जो निर्माण होता है वो धातुओं से होता है। धातुओं के बाद क्रिया का जो निर्माण होता है वो संज्ञा से होता है। संज्ञा से के बाद देखा जाए तो सर्वनाम से, सर्वनाम के बाद देखा जाए तो विशेषण से। यानी जो क्रिया का निर्माण होता है वो कई प्रकार से आपको देखने को मिलता है। पहला जो आपका तरीका है, अगर हम क्रिया के निर्माण की आपसे चर्चा करें, बात करते हैं तो क्रिया का जो निर्माण है सबसे ज्यादा हमने क्या बताया कि धातु। तो धातु से क्रिया का, धातु क्या है कि धातुओं का प्रयोग जो होता है वो संस्कृत में होता है, हिंदी में धातुएं नहीं होती हैं। हिंदी में सिर्फ और सिर्फ क्रियाएं होती हैं, हिंदी में कोई धातुएं आपकी नहीं होती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो धातु जैसे अगर आपके सामने हम बात करते हैं, लिख शब्द हमने लिख दिया, चल शब्द आपके सामने लिख दिया, उठ शब्द हमने आपके सामने लिख दिया, पी शब्द हमने आपके सामने लिख दिया, हंस शब्द हमने आपके सामने लिख दिया। तो ये सभी क्या है, आपसे अगर पूछा जाए कि ये सभी क्या बनकर आएंगे तो आप बताओगे कि ये सभी जो आपके सामने बनकर आते हैं इनको हम धातुएं कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, धातुओं के नाम से इनको हम संबोधित कर सकते हैं, आपके जान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए तो देखिएगा, कोई भी धातु हो तो अगर धातु से क्रिया का निर्माण आपसे कहा जाए कि भाई धातु से क्रिया का निर्माण करिए, तो धातु से क्रिया का निर्माण करने के लिए प्रत्येक जो शब्द होता है, प्रत्येक जो धातु होती है, प्रत्येक धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़ते जाइए। जब आप ना प्रत्यय जोड़ते जाओगे तो आपके क्रियाओं का निर्माण होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके सामने, तो जैसे लिख शब्द लिखा है तो आपको पता है कि लिख से जो क्रिया बनेगी उसे हम लिखना कहेंगे, चल से जो क्रिया बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, चलना कहते हैं, उठ से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उठना, पी से जो क्रिया बनती है इसे हम क्या कहते हैं, पीना, और हंस से जो क्रिया आपके सामने बनेगी उसे हम हंसना कहते हैं। तो ये सभी जो हमने आपके सामने लिखे हुए हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसके अंतर्गत आएंगी, तो आप बताओगे इनको सबको जो हम जगह देते हैं क्रिया के अंतर्गत स्थान देते हैं। इसी प्रकार से संज्ञा से भी क्रिया का निर्माण हो सकता है, सर्वनाम से भी हो सकता है और विशेषण से। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्रियाएं बनती हैं वो याद रखिएगा किससे बनती हैं, धातुओं से क्रिया का जो निर्माण है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और हमने आपको बताया कि संज्ञा से भी क्रिया का निर्माण होता है, इसके साथ साथ सर्वनाम से भी आपको मिलेगा। सर्वनाम के साथ साथ अगर आपका देखा जाए तो विशेषण से भी क्रिया का निर्माण आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे संज्ञा से अगर आपके सामने कहा जाए तो बात से बतियाना क्रिया बनती है। अगर हम बात शब्द की बात करते हैं तो बात जो शब्द क्रिया बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, तो आप बताओगे बतियाना। अपना से क्रिया आपसे अगर पूछा जाए तो क्या बनेगा, अपनाना। अगर आपसे विशेषण से पूछा जाए, जैसे हमने चिकना शब्द लिखा है तो चिकना से नई क्रिया बनेगी चिकनाना। तो ये सभी आपके सामने जो बनकर आ रही हैं ये किसके अंतर्गत हम स्थान या जगह दे सकते हैं, तो इनको सभी को आप क्रियाओं के अंतर्गत आप स्थान या जगह दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्रिया है लेकिन ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि क्रिया के मूल रूप को आपको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो विशेषण से भी, संज्ञा से भी, इन सभी से हम चाहें अगर तो क्रिया का निर्माण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो पाएगी। ठीक है,
तीसरे के बाद अगर हम आपके सामने चलते हैं चौथे नंबर की तरफ, देखिएगा शब्द के आदि में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है। अभी हम लोग जो शुरुआत किए हैं वो सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? सरल से कठिन की ओर। पहले बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी, बेसिक चीजें के बाद थोड़ा थोड़ा चल के हम लेवल को अपने क्या करते जाएंगे, हाई करते चले जाएंगे। ठीक है, तो कहा गया कि शब्द के आदि में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो शब्द के आदि में जुड़कर जो अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पहला है प्रत्यय। प्रत्यय आपको पता है कि प्रत्यय शब्द के शुरुआत में जुड़कर ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो ये कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं, याद रखिएगा। समास जो होता है आपको पता है कि समास से यहाँ पर कोई लेना देना है ही नहीं। उपसर्ग, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए तो उपसर्ग जो विकल्प है ये सबसे सही बनेगा, क्योंकि उपसर्ग जो होता है वो कहाँ पर जुड़ते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो उपसर्ग जो आपके जुड़ते हैं वो हमेशा शब्द की शुरुआत में जुड़ते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के कहाँ? अंत में आपके जुड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए उपसर्ग की, हम चर्चा अगर आपसे करते हैं या आपसे बात करते हैं, तो उपसर्ग दो शब्दों के योग से बनता है। एक उप है और एक होता है सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब क्या है? उपसर्ग है, ये भी है समीप। और सर्ग का अर्थ होता है सृजित करना या ग्रहण करना, ग्रहण करना या अपनाना भी होता है। क्या होता है? अपनाना भी आपके सामने बनकर आता है ना। तो यहाँ पर अगर आपके सामने बात की जाए तो जो समीप आकर अपना ले, समीप आकर जो ग्रहण कर ले, उसी को जो हम संबोधित करते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो उपसर्ग के नाम से संबोधित करते हैं। और उपसर्ग जो होते हैं याद रखिएगा ये शब्द ना होके शब्दांश होते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जो उपसर्ग हैं वो शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं, तो याद रखिएगा उपसर्ग शब्दांश होते हैं और इनका स्वतंत्र में कोई अर्थ भी नहीं होता है। जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे तभी अपने अर्थ को प्रकट करेंगे, और अगर किसी शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे तो अपने अर्थ को प्रकट करने वाले नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एक उपसर्ग देख भी लीजिएगा। जैसे हमने आपके सामने सम उपसर्ग लिखा और इसमें हम हार मूल शब्द जोड़ते हैं तो नया शब्द मिलता है संहार। तो आपने देखिया कि मूल शब्द हार था, हार का पहले अर्थ को दूसरा था, लेकिन उपसर्ग जुड़ गया तो इसका अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से अगर आपके सामने देखा जाए तो बी नाम का उपसर्ग है, बी में हार मूल शब्द है, और नए शब्द की बात करते हैं तो नया शब्द जो मिलता है उसे हम कहते हैं बिहार कहते हैं। इसी प्रकार से आ उपसर्ग है और हार मूल शब्द आपको मिला, तो नया शब्द आपको क्या देखने को मिलता है? बिहार देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? बिहार। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप उपसर्ग बदलते चले जाओ, शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ भी लगातार आपके परिवर्तित होता जाएगा। ये जो परिभाषा बनती है, किसकी परिभाषा बनकर आती है? तो उपसर्ग के अंतर्गत इसको स्थानीय जगह हम देते हैं। ठीक है, तो 4 का सबसे सही जवाब जो बनेगा वो सी वाला विकल्प या सा वाला विकल्प जो होगा वो राइट आंसर के अंतर्गत स्थानीय जगह दिया जा सकता है। चलिएगा 5 में, जो शब्द समान अर्थ रखते हो उसे क्या कहते हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, सार्थक या समानार्थी? देखिएगा जो शब्द समान अर्थ रखते हो, तो समान अर्थ बराबर अगर देखा जाएगा तो इसी को कहेंगे समानार्थी। तो जो शब्द समान अर्थ रखते हैं ऐसे शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को हम कहाँ रखते हैं? तो ऐसे शब्दों को आप कहते हो कि समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समानार्थी कहते हैं। सार्थक शब्द क्या होते हैं? तो जिनका अर्थ निकले। सार्थक शब्द किसे कहेंगे? तो आप कहोगे जिनका अर्थ निकले, जिनका अर्थ निकले ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या है? जिसके अनेक अर्थ निकले, जिसके क्या है? अनेक अर्थ निकले, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी। जैसे हमने आपके सामने एक सारंग शब्द लिख दिया, तो सारंग के कई अर्थ है। सारंग के एक अर्थ जैसे हमने कहा कि हाथी भी होता है, सारंग का एक अर्थ हिरन भी होता है, सारंग का एक अर्थ शेरनी भी आपके सामने होता है, सारंग का एक अर्थ आपके सामने झरना भी बनकर आता है। तो इसका मतलब ये जो सारंग शब्द है वो किसके रूप में कार्य करेगा? तो अनेकार्थी के रूप में कार्य करता है। और एकार्थी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं।
जैसे अगर हम राम शब्द कहते हैं तो राम कहने से सिर्फ राम का ही बोध हो रहा है, अर्थात राम कैसा शब्द है, एकार्थी। और समानार्थी शब्द जो आपके होते हैं, याद रखिएगा, समानार्थी को हम पर्यायवाची भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है और इन्हीं को प्रतिशब्द भी कहा जाता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो आप कहोगे प्रतिशब्द भी कहा जाता है। तो चाहे पर्यायवाची शब्द कह दो, चाहे प्रतिशब्द कह दो, इनके अर्थ जो निकल कर आते हैं वो एक ही अर्थों में आपके प्रयोग होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे सही जवाब जो बनेगा समानार्थी आपके सामने बनकर आ जाएगा, ठीक है। और आगे चलिएगा, पांचवें के बाद हम छठे नंबर पर चलते हैं। छठे नंबर पर क्या कहा गया है कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है। अगर हम लिपि विकास की बात करते हैं तो इसका प्रथम सोपान क्या होना चाहिए, तो पहला है वर्ण लिपि, दूसरा है अक्षर लिपि, तीसरा है चित्र लिपि और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लिपि विकास की अगर हम बात करते हैं तो लिपि विकास का जो प्रथम सोपान आपके सामने बनकर आता है वो कौन सा सोपान बनता है, यानी अगर हम प्रश्न नंबर छठे की बात करें तो सबसे सही जवाब जो बनेगा कौन सा आपके सामने बनकर आएगा, चलिएगा फटाफट जवाब दीजिएगा, राइट आंसर कौन सा बनकर आपके सामने आ जाएगा। और अभी किसी का मैसेज आया लेकिन उन्होंने डिलीट कर दिया है, बिल्कुल। देखिएगा, अगर कोई जानकारी आपको चाहिए किसी भी चीज़ से संबंधित तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं। जो हमारे सामने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, पूरी सहायता आपकी की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाएगा तो हीरा लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है हीरा लाल जी आपका एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। और इस समय जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो लगातार लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए चल रही हैं, जो आपकी आगामी भर्तियां लगी हुई हैं, जिनके एग्जाम आपके होने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, ठीक है। तो अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो, चलिएगा। देखिएगा, लिपि विकास का प्रथम सोपान जो होता है वो चित्र से होता है। अगर हम लिपि की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जो सोपान बनेगा, पहला जो कदम आपका बनता है वो क्या बनता है, चित्र लिपि आपके सामने बनकर आती है। कौन सी चित्र लिपि, अक्षर नहीं लिपि होती है, अक्षर लिपि नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी समझिएगा। लिपि विकास का प्रथम सोपान पूछा गया है, अर्थात अगर आप देखोगे तो शुरुआत जो आपको देखने को मिलती है वो चित्रों से मिलती है, यानी पहले की लिपियों में आप जाओगे तो शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, चित्रों से। या आप सीधे सीधे आप वैसे अगर चले जाओ जैसे बचपन में कक्षा 1 वगैरह में आप रहे हैं या छोटे बच्चे रहे हैं तो वो चित्र की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो पहले जो आपको बताया जाता है, जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो चित्रों के माध्यम से दी जाती है। और जब चित्रात्मक ज्ञान आपको हो जाता है तब फिर आपको वर्णों का और अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। तो प्रथम सोपान जो आपका होता है वो क्या होता है, चित्रलिपि प्रथम सोपान के अंतर्गत स्थानीय जगह हम आपके देते हैं, ठीक है। चलिए 7वें नंबर की ओर आ जाइएगा। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। समानार्थी का मतलब अभी हमने आपको बताया कि समानार्थी शब्द का अर्थ होता है पर्यायवाची। तो पूछा गया है कि पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या बनेगा। पहले ऑप्शन की अगर हम चर्चा करते हैं तो एक दिया है कूट, दूसरा दिया है पादप, तीसरा दिया है घन और चौथा दिया है आगार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पर्वत शब्द का समानार्थी जो बनता है वो क्या बनकर आता है, चलिएगा। पर्वत शब्द का समानार्थी आपसे पूछा गया है, देखिएगा आसान है और इसका सबसे सही जवाब जो बनेगा वो क्या होता है, तो पर्वत का समानार्थी जो होता है कूट। कूट शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, इसीलिए बना है चित्रकूट, याद होगा आपको। तो एक आपको चित्रकूट जगह सुनने को मिलती है, याद होगा आपको, जानते भी हैं कि यूपी और एमपी में आता है चित्रकूट का कुछ हिस्सा, देखा जाए तो वो एमपी में पड़ता है और कुछ आपका यूपी की तरफ भी आता है। तो चित्रकूट, चित्र का मतलब एक प्रकार से अभी हम चित्र की बात कर रहे हैं और कूट का मतलब पर्वत। तो जो पर्वत है उसमें चित्र अंकित है इसलिए उसको चित्रकूट कहा जाता है, ठीक है। और आप चित्रकूट में जाओगे तो पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ वहां पर देखोगे तो प्रभु श्री राम ने सबसे ज्यादा समय भी अगर कहीं पर बिताया था तो चित्रकूट में ही समय बिताया था। तो सबसे सही जवाब ए बनेगा, बिल्कुल सही है आपका हीरालाल जी। जो जवाब ए की तरफ आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब बनकर आ जाएगा। पादप जो पर्यायवाची है वो आपको पता है कि क्या होता है, वृक्ष के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं पादप का प्रयोग, ठीक है। आइएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 8।
अल्प प्राण है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, इसके साथ साथ देखा जाएगा तो घोष और अघोष, ये तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न 100% बनना है, यानी अल्प प्राण या महाप्राण, घोष या सघोष से एक प्रश्न आपका बनना है। आगे चलकर हम लोग थ्योरी की क्लासेस भी करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत में प्रैक्टिस से थोड़ा सा करें ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं और कितनी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो इसलिए शुरुआत में थ्योरी थोड़ी सी हम लोग अभी रोके हुए हैं, आगे चलकर थ्योरी की भी चर्चा करेंगे। और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपकी हैं जिनमें आपको सबसे ज़्यादा समस्या होती है, जैसे आपका अलंकार वगैरह हो गए, संधि वगैरह हो गए, तो इनमें आपको ज़्यादा समस्या आती है, तो इन सभी टॉपिक पर हम लोग ट्रिक वाइज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अल्प प्राण इनमें से पूछा गया है कि कौन सा आपकी अल्प प्राण ध्वनि बनकर आपके सामने आती है, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट बताइएगा, अल्प प्राण के अंतर्गत हम किसे स्थान देते हैं। देखिएगा, अल्प प्राण महाप्राण को समझने से पहले अगर आप देख लोगे का, खा, घा और अंगा होता है, फिर चा है, छा है, जा है, झा है और इया है ना। और देखिएगा चौथा जा इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, टा, ठा, डा, धा और ना। फिर है पा, फा, बा, भा और मा, ये बनकर आ गया, ठीक है। अब इसे हम एक मानेंगे, इसे दो, इसे तीन, इसे चार और इसे पांच। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण के बारे में आपसे पूछा गया है कि अल्प प्राण में से जो बनेंगे वो कौन से बनकर आएंगे, तो देखिएगा इसमें आपके सामने जो बनकर आते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो 24 जो होता है, 24 याद रखिएगा, 24 जो होता है ये तो महाप्राण होते हैं। 24 जो होते हैं वो क्या होते हैं, महाप्राण। तो 24 में क्या बन गया आपके सामने, महाप्राण, ठीक है। और अल्प प्राण के अंतर्गत जो आपके स्थान दिया जाता है वो 135 बनकर आया, 135। तो देखिएगा इसमें से का, चा, टा, ता, पा, तो का आपको मिल गया है, क्या मिल गया है, का आपको मिल गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो का बनेगा वो किसके अंतर्गत आएगा, अल्प प्राण के अंतर्गत हम स्थान आपके दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, का आपके अल्प प्राण के अंतर्गत स्थानीय जगह दिया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वें के बाद 9वें नंबर प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अब पूछा गया है कि जो अन और आहा, आपके सामने अगर देखा जाएगा तो लिखा गया है कि अन और आहा जो ये वर्ण है ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो पहला दिया है आपके सामने अयोगवाह दिया है, दूसरा दिया है ऊष्म व्यंजन, तीसरा दिया है स्पर्श व्यंजन और चौथा जो दिया गया है वो आपके सामने स्वर दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अन और आहा को हम कहाँ पर स्थान देते हैं, तो इन दोनों को जो आपकी जगह दी जाएगी, अगर आपसे पूछा जाए तो हम कहाँ जगह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम कहते हैं अनुस्वार। ये जो आपका सिंबल है ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे ये अनुस्वार है। और ये जो सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो ये विसर्ग है। ये कैसा सिंबल है, तो आप बताओगे ये विसर्ग है आपका। तो इसका मतलब ये जो आपका होते हैं ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। बाकी ऊष्म व्यंजन आपको पता है कि तीनों सा हैं और हा जो आपके होते हैं, तीनों सा की अगर हम आपसे बात करते हैं और हा की बात करते हैं तो ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप बताओगे इनको ऊष्म व्यंजन मानते हैं। बाकी स्पर्श व्यंजन अभी जो हमने पीछे लिखे हैं 25, यानी का से लेकर माँ तक, का से लेकर कहाँ तक के, माँ तक के जो वर्ण होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये जो आपके सामने बना है इसे हम स्वर, तो आपको पता है कि स्वर क्या होते हैं, तो लघु आ दीर्घा, लघु ई दीर्घी, लघु ओ दीर्घो, री, आय, ओ, ये सब क्या है आपके स्वर के अंतर्गत आते हैं। कल वाली क्लास में देखिएगा हमने स्वर की परिभाषा भी बताई है, इसके साथ साथ हमने व्यंजनों के बारे में भी कल आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो अनुस्वार और विसर्ग जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह के अंतर्गत आपके स्थान दे सकते हैं। किसके अंतर्गत, अयोगवाह के अंतर्गत स्थान दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वें में क्या कहा गया, कामायनी के लेखक कौन बनकर आ जाएंगे। एक तो दिया है मुंशी प्रेमचंद और एक आपके सामने जयशंकर प्रसाद बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाएगा अगर हम कामायनी कृत की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है।
और ये क्या है, एक महाकाव्य है। अगर पूछा जाए कामायनी क्या है तो एक महाकाव्य है। किसकी रचना है, तो आप कह सकते हो कि जयशंकर प्रसाद के अंतर्गत आपके स्थान दिया जाएगा। तो कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद बनकर आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 का सबसे सही जवाब जो बनेगा वो बा वाला विकल्प जो होगा वो राइट आंसर के अंतर्गत स्थान दिया जाएगा। किसके अंतर्गत, 10 का बी आपके सामने बनकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर में कहा गया किस प्रणाली में छात्रों में सक्रियता बनी रहती है, यानी कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसमें छात्रों में जो सक्रियता है वो सक्रियता लगातार बनी रहती है। तो यहाँ पर देखा जाए, पहला है प्रश्नोत्तर प्रणाली आपके सामने है, दूसरा है अभिनय, तीसरा है गति और चौथा है व्याख्या प्रणाली। तो अगर आप छात्र हो और अगर आपको, या आप ऐसे समझिएगा कि अगर आप शिक्षक हो और छात्रों को आपको सक्रिय बनाना है तो उसके लिए आप किन चीजों का प्रयोग करोगे। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर छात्रों को सक्रिय आपको रखना है तो उसके लिए प्रश्नोत्तर जो प्रणाली होगी वो सबसे सही प्रणाली आपकी मानी जाएगी। क्योंकि प्रश्नोत्तर प्रणाली में क्या होगा, जब आप एक बालक से प्रश्न पूछते हो तो दूसरा बालक अगर उसको सुनता है तो उसे लगता है कि कहीं सर हमसे भी ना अभी आगे प्रश्न पूछ ले, तो बालक के अंदर थोड़े से जो भाव आते हैं वो भय या डर वाले भाव देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप एक बालक से प्रश्नोत्तरी करते हो तो दूसरा बालक भी उन प्रश्नों को सुनता है और उसे लगता है कि कहीं सर हमसे भी ना पूछ लें, तो उसमें सक्रियता आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर अन्य प्रणालियों में भी सक्रियता रहेगी, लेकिन सबसे अच्छी प्रणाली जो आपकी होगी वो प्रश्नोत्तर प्रणाली के अंतर्गत ही हम आपके क्या कर सकते हैं, स्थान या जगह दे सकते हैं। तो 11 का जो ए बनेगा वो सबसे सही जवाब बनकर आपके सामने आ जाएगा। 12 जागृत शब्द का विलोम, अगर आपसे पूछा जाए कि जो जागृत शब्द है, जागृत शब्द का विलोम क्या बनेगा। पहला ऑप्शन दिया है आपके सामने सुषुप्त, विषुप्त, शयन और चेतना। जागृत शब्द का विलोम पूछा गया है, सबसे आसान प्रश्न है। अगर आपसे देखा जाए कि जागृत का जो विलोम बनेगा वो किसके अंतर्गत आता है, तो देखिएगा अगर हम जागृत के विलोम की बात करते हैं तो जागृत का मतलब जागा हुआ, जागृत का मतलब क्या हुआ था है, जागा हुआ, और सुसुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। सुसुप्त का मतलब क्या होता है, सोया हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है, जो जागा हुआ है उसका विपरीत क्या बनेगा, सोया हुआ बनकर आ जाएगा। तो सुसुप्त आपका सही जवाब बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो सुधन सुप्त बराबर सुसुप्त, और एक दिया है विसुप्त, एक दिया है शयन, और एक होता है चेतना। ठीक है, तो शयन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सोने से आपका माना जाता है। चेतना का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप जग रहे हो, तो ये आपकी चेतना के रूपों को दर्शा देता है। ठीक है, तो सबसे सही जवाब जो बनेगा आपका कौन सा बनकर आ जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए जागृत का विलोम जो है वो सुषुप्त बनकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो हम आपके स्थान देंगे किसे आपके स्थान देते हैं। संज्ञा भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम में, अगर देखा जाए तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की जो संभावनाएं वो बनती है। तो निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा की बात की गई है, जातिवाचक संज्ञा आपकी कौन सी बनती है। तो देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा की सबसे अच्छी पहचान आपको बता दूं, अगर कभी भी जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछेगा तो कभी भी फिर आपका जातिवाचक संज्ञा गलत नहीं होगा। और इसका पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो तरीका क्या आपका बनता है कि यदि कोई भी संज्ञा शब्द दिया हो, यदि देखिएगा शॉर्टकट में बता देता हूं, यदि कोई भी शब्द दिया हो, शब्द दिया हो तो उसका परिवर्तन, तो उसका परिवर्तन बहुवचन में करिए, बहुवचन में करिए और परिवर्तन हो जाए, और परिवर्तन हो जाए तो वह जातिवाचक, तो वह जातिवाचक और परिवर्तन ना हो, और परिवर्तन ना हो तो
व्यक्तिवाचक। तो कहाँ जाएगा, उसे हम व्यक्तिवाचक के अंतर्गत स्थान आपके दे सकते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपके सामने हमने क्या कहा है कि अगर कोई भी संज्ञा शब्द आपके सामने दिया गया हो तो उसका परिवर्तन आप पहले बहुवचन में करिए, और बहुवचन में परिवर्तन हो जाए तो आप समझिएगा जातिवाचक, परिवर्तन ना हो तो व्यक्तिवाचक। एक ही कॉन्सेप्ट में दोनों संज्ञाओं को आपके समझ लिया। यहाँ पर क्या कहा गया, जैसे पुस्तक शब्द लिखा है, अगर हम पुस्तक का रूप बदलें तो आपको पता है कि इसका बहुवचन क्या बनेगा, पुस्तकें। अगर हम पुस्तक का बहुवचन बनाएं तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई, पुस्तक का जो बहुवचन बनेगा वो पुस्तकें बनकर आपके सामने आएगा। तो जब पुस्तक का बहुवचन आपके सामने पुस्तकें बन गया, इसका मतलब हमने क्या कहा कि परिवर्तन हो जाए तो वो आपकी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका मतलब जातिवाचक बन गया। ममता का अगर आप बदलोगे तो नहीं बदलेगा, अच्छाई का नहीं बदलेगा, सुरेश का नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए ये संज्ञाएं आपकी जातिवाचक के अंतर्गत आपके स्थान नहीं दिया जाएगा। बाकी अच्छाई शब्द अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये भाववाचक है। ये कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा। अगर हम अच्छाई शब्द की आपसे बात करते हैं कि बताइए अच्छाई शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा आपकी बनेगी। कौन सी संज्ञा बनेगी, भाववाचक संज्ञा बनेगी। और अगर आपसे सुरेश पूछा जाए तो सुरेश याद रखिएगा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपके सामने बनकर आएगा। ममता आपको बता ही दिया है, सुरेश अच्छाई तीनों हो गई, संज्ञाएं चारों बता दिया। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या कहा गया। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव आपके क्या हैं। अगर हम बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं तो बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने में के मार्ग में बाधक होने वाले जो भाव हैं वो क्या कहलाते हैं। पहला है संकोच, दूसरा है झिझक, तीसरा है शर्मीला और चौथा है उपर्युक्त समय। अगर बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव क्या होते हैं, एक तो संकोच है, एक झिझक है और शर्मीला होना, उपर्युक्त सभी। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, बच्चों की शिक्षा में ये सभी क्या बनते हैं, बाधक बनते हैं। कई बार आप देखते होंगे आपको संकोच लगता है, शिक्षा आप कक्षा में बैठे हो और शिक्षक कहता है कि भाई आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई, तो आप सोचते हो कि यार पता नहीं, अगर मैं कह दूं नहीं आया तो जो बगल वाले बैठे हैं ये मेरा कहीं हंसी मजाक ना उड़ाएं। अब वहां पर तो लड़कियां भी बैठी हैं, वहां पर भी आप नहीं बोल पा रहे हो कि अगर मैं बोल दूंगा तो सोचेंगे कि बताओ इसको कुछ आता जाता ही नहीं है। तो कई बार संकोच वश आप कहते नहीं हो। दूसरी चीज क्या है, झिझक। जब आपके मन में झिझक होती है तब भी आप अपने बातों को नहीं रख पाते हो। शर्मीला होना, कई बार आप बहुत शर्माते हो, वैसे घर में दिन भर बोलोगे लेकिन जब विद्यालय में प्रांगण में कक्षा में बोलने के लिए कहा जाएगा तो चुप हो जाओगे। जैसे आप क्लास में कई बार देखते होंगे, पूरे देखा जाए तो सभी बच्चे आपस में बात करते रहते हैं, बिल्कुल गुड़हाई बाजार बनाए रहते हैं। जो गुड़ वाली बाजार होती है उसे क्या कहते हैं, गुड़हाई बाजार। तो बच्चे बिल्कुल गुड़हाई बाजार बनाए होते हैं, आपस में खूब बतियाएंगे। और वहीं शिक्षक आ जाए और एक बच्चे को खड़ा कर दे और कहे कि अच्छा चलो बताओ अब क्या होगा, तो बिल्कुल शर्मा जाएगा, ऐसा लगता है फिर कुछ जानता नहीं, बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो शर्मीला व्यवहार भी इसमें आता है। तो उपर्युक्त सभी आपके सामने जो बनेंगे वो राइट आंसर के अंतर्गत स्थान हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर सबसे सही जवाब जो बनेगा वो डी वाला बनकर आएगा या दा वाला बनकर आएगा। उपर्युक्त सभी आपके राइट आंसर के अंतर्गत हम स्थान या जगह दे सकते हैं। ठीक है, तो 14 का जो सबसे सही जवाब बनेगा वो डी वाला बनेगा या दा वाला आपके सामने बनकर आ जाएगा। चलिएगा 15 में आते हैं। 15 में आपसे क्या कहा गया है देखिएगा, भूतकाल के कितने भेद। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो भूतकाल है तो भूतकाल के कितने भेद बनते हैं, तो याद रखिएगा जो भूतकाल के भेद बनते हैं वो 5 भेद बनकर आते हैं। कितने बनते हैं, तो भूतकाल के भेदों की जो संख्या मानी गई, सॉरी 5 नहीं 6, भूतकाल के जो भेद होते हैं तो कुल मिलाकर कितने भेद बनते हैं, 6 भेद बनते हैं। कुल मिलाकर काल के 14 भेद होते हैं, 6 5 3 आपके सामने बनकर आते हैं। कितने, 6 5 3। तो जो भविष्य काल है उसके 3, वर्तमान काल के 5, भूतकाल के 6, तो 6 5 11 3 14 आपके सामने बनकर आ जाते हैं। तो भूतकाल के भेद पूछे जाए तो 6 भेद। और याद रखिएगा काल से एक प्रश्न आएगा, अब वो चाहे ऐसे पूछ ले या आपके सामने पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिख दिया जाएगा और सेंटेंस लिखकर पूछा जाएगा कि बताइए दिया गया जो सेंटेंस है ये किस काल को दर्शाएगा। ऐसा प्रश्न भी आपसे कर सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। आइएगा 16 नंबर पर चलते हैं। क्या पूछा गया है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। अगर हम आपसे बात करते हैं गोदान,
तो गोदान आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद का है। अगर हम गोदान की बात करते हैं तो ये जो आपको उपन्यास मिलता है मुंशी प्रेमचंद का आपको देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। कभी आपको अगर पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। या गोदान जो आपकी रचना है, उपन्यास है, ये आपका यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। उसमें आपका एक एक करके अलग अलग इसको बनाया गया है ना, जैसे सीरियल आपका होता है तो सीरियल नुमा इसको बनाया गया है, और मुंशी प्रेमचंद बनकर आ जाएंगे। ठीक है, कभी मौका मिले देखेगा, अच्छा लगेगा आपको। 17, जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए आपसे पूछा गया है कि एक शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पहला शब्द दिया गया है यथासंभव, यथासाध्य, असंभव या यथाक्रम। तो देखिएगा, जितना संभव हो सके उसके लिए बनता है यथासंभव, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यथा। और याद रखिएगा, अगर किसी भी शब्द की शुरुआत उपसर्ग से हो, यदि किसी भी शब्द की जो शुरुआत है वो उपसर्ग से हो, या किसी भी शब्द की जो शुरुआत है वो किससे हो, अव्यय से हो। किससे हो, अव्यय से हो। तो इन दोनों के योग में जो आपके सामने समास बनेगा वो अव्ययी भाव समास बनेगा, याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा समास, अव्ययी भाव समास आपके सामने बनकर आएगा। ठीक है, तो यहां पर यथासंभव जो शब्द है वो अव्यय है, यथासाध्य जितना साधा जा सके ये बनेगा, असंभव जो संभव ना हो, यथाक्रम जो क्रम से हो वही यथाक्रम है। तो इसका मतलब इन चारों शब्दों में समास अगर आप कभी आपसे पूछ लेता तो सब में अव्ययी भाव समास आप बता सकते थे। कौन सा समास बता सकते हो, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत सभी को आपके स्थान दिया जाएगा। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए 18 में आइएगा। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। अगर हम आपसे बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम आपसे बात करते हैं थोड़ा शब्द की बात करें तो ये तो परिमाण है, ज्यादा शब्द परिमाण है। 3 जो है ये आपका संख्यावाचक है। और कठिन शब्द की बात करें, कठिन की बात की जाए, सरल सी बात की जाए तो ये आपके गुणों को दर्शाते हैं। ये कैसे दर्शाते हैं, गुणों को आपको दर्शाते हैं। तो 18 का जो सबसे सही जवाब बनकर आपके सामने आएगा अगर आपसे पूछा जाए तो द वाला जो विकल्प है वो राइट आंसर के अंतर्गत स्थानीय जगह दिया जाएगा। कौन सा बन जाएगा, सबसे सही जवाब जो बनेगा वो 18 का डी आपके सामने बनकर आएगा, द वाला विकल्प आपका सही बनेगा। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। अगर हम आपसे बात करते हैं जो काव्य है तो काव्य को कितने भागों में आपसे बांटा गया है। ठीक है, पहला जो दिया गया है वो दृश्य काव्य दिया गया है, दूसरा जो दिया गया है श्रव्य काव्य है, और आ और बा दोनों। तो आपको पता है कि भाई काव्य जो आपका होता है वो दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार में मिलते हैं। एक तो दृश्य मिलता है जिसमें आप चीजों को देखते हो, और एक श्रव्य में मिलता है जिसमें आप चीजों को सुनते हो। तो इसका मतलब आ और बा जो आपका बनेगा वो दोनों का ऑप्शन बनकर आपके सामने आ जाएगा। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि काव्य के कितने भागों को बांटा जा सकता है तो काव्य जो है 2 भागों में है। आपका एक दृश्य काव्य होता है और एक आपके सामने जो आता है उसे हम श्रव्य काव्य के अंतर्गत आपके स्थानीय जगह दे सकते हैं। तो 19 का जो सी बनेगा वो सबसे सही जवाब बनकर आ जाएगा। चलिएगा 20 नंबर में, पठन का अर्थ क्या होता है। पठन का अर्थ जो आपके सामने होता है वो क्या अर्थ निकल कर आता है, चलिएगा फटाफट बताइएगा, तब तक आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि पठन का जो अर्थ आपके सामने बनकर आता है तो क्या अर्थ बनकर आता है। पठन के बारे में पूछा गया है कि पठन का अर्थ क्या होता है। आइएगा इसका आंसर देखते हैं कि पठन का अर्थ क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए पठन का अर्थ तो एक होता है सस्वर पठन और एक होता है मौन पठन। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा तो थोड़ा सा ये ऑप्शन इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। तो आ और बा दोनों हो जाएंगे तो मतलब स वाला सही हो जाएगा, क्योंकि एक मौन पठन होता है और एक पठन जो होता है उसे हम सस्वर पठन कहते हैं। तो मौन पठन भी है
और सस और पठन है, अर्थात दोनों आपके आते हैं, तो 20 का सबसे सही जवाब जो बनेगा वो सा वाला विकल्प आपका जो बनेगा वो राइट आंसर के अंतर्गत स्थान दिया जाएगा। ठीक है, आइए 21 की ओर चलते हैं। मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? अगर हम मौन की बात करते हैं वाचन का उद्देश्य, तो वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अधिग्रहण और वाचन का अभ्यास। तो मौन वाचन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर देखा जाए मौन वाचन का है जो पठित सामग्री है, एक तो उसका अधिग्रहण है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप क्या कर लो, ग्रहण कर लो, और वाचन गति का विकास, तो ये दोनों के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखा जाएगा सबसे सही बनेगा आ, और इसके साथ साथ वा बा दोनों आपके सामने बनकर आएंगे। तो यहाँ पर भी जो आपके सामने बनेगा वो दोनों वाला विकल्प जो बनेगा वो सबसे सही विकल्प आपके सामने बनकर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा 22 नंबर पे आ जाइएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के याद में लगकर इसके अर्थ को बदल देते हैं ना, अभी हमने इसके संबंधित पीछे भी प्रश्न आपसे किया था कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर इसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो ऐसे शब्दों को जो हम संबोधित करते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। अभी हमने उपसर्ग के बारे में आपको बताया था कि उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के शुरुआत में लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो प्रत्यय का प्रयोग हमेशा शब्द के अंतों में किया जाता है। संधि जो होता है तो दो वर्णों के मेल को जो हम कहते हैं वो संधि कहते हैं। और समास जो आपके होते हैं तो समास का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। अगर कभी आपसे पूछे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ जो है वो है संक्षिप्त, या इसी को हम कहते हैं संक्षिप्तीकरण। इसी को हम क्या कहते हैं? संक्षिप्तीकरण भी आपके कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, चाहे संक्षिप्त कहो या इसी को आप संक्षिप्तीकरण कहो, दोनों का अर्थ एक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट में क्या कहा गया? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अगर आपके सामने संज्ञा शब्द है तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उन शब्दों को जो हम संबोधित करते हैं वो किस नाम से आपके जानते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द संज्ञा कहलाएंगे। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे अगर हमने आपसे कह दिया कि राम जाता है, अगर हमने एक सेंटेंस लिखा कि राम जाता है, तो अब देखिएगा राम जाता है हमने सेंटेंस आपके सामने लिखा है। अब इसी की अगर हम बात कर दे और इसी में कह दे वह जाता है, अगर हमने आपसे कह दिया कि वह जाता है, तो अब देखिएगा संज्ञा क्या था? राम था, और राम के स्थान पर हमने वह का प्रयोग कर लिया, और वह क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाएं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और क्रिया के बारे में भी हमने आपको बताया है कि क्रिया क्या होती है और क्या आपकी नहीं होती है, इनकी चर्चा भी हमने आपसे की ही थी। ठीक है, चलिएगा 24 नंबर पे आ जाइएगा। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया है कि हमने आपके सामने प्रत्यक्ष शब्द लिखा है और प्रत्यक्ष में आपके सामने जो प्रत्यय बनेगा कौन सा बनकर आएगा। ठीक है, तो देखिएगा अगर कोई भी उपसर्ग शब्द दिया है तो उपसर्ग की बात अगर आपसे की जाए तो उपसर्ग को निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि संधि विच्छेद करिए। अगर आपको संधि विच्छेद आ रहा है, अगर आपको क्या है संधि विच्छेद आ रहा है या संधि का आप पता कर सकते हो, तो आप बता सकते हो कि कौन सा उपसर्ग बनेगा और कौन सा उपसर्ग नहीं बनेगा। तो संधि का आना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। अगर संधि नहीं है तो समास और प्रत्यय आपको दोनों समझ में नहीं आएंगे। संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और संधि से कई टॉपिक आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में देखिएगा अगर इसमें आप संधि विच्छेद करोगे तो बनेगा प्रतिधन अच्छ। अगर हम प्रत्यक्ष को तोड़ते हैं तो प्रतिधन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष, और इसमें जो संधि है वो यण संधि का योग बना है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है तो आप बता सकते हो कि इसे हम यण संधि के अंतर्गत स्थानीय जगह दे सकते हैं। तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि? प्रतिसंधि आपके सॉरी यण संधि है, और उपसर्ग पूछा जाए तो प्रति उपसर्ग आपके सामने बनेगा। तो प्रतिधन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष आपके सामने बनकर आ जाता है। ठीक है, चलिएगा 24 के बाद हम लोग 25 नंबर की ओर चलते हैं। और 25 में क्या कहा गया? पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो पूर्ण विराम आपका चिन्ह होता है, तो पूर्ण विराम चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है? तो देखिएगा वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में,
वाक्य के अंत में और रेखा के रूप में। रेखा के रूप में तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, रेखा के मतलब कोई ये नहीं है। वाक्य के अंत में देखिएगा, वाक्य के प्रारंभ में कभी लग ही नहीं सकता, मध्य में आपका आएगा नहीं। जब भी आपका कोई वाक्य समाप्त होगा, यानी जब आप कोई बात कहते हो और बात आपकी समाप्त हो जाती है, तो बात जब आपकी समाप्त होती है तो वहां पर जो हम प्रयोग करते हैं वो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब पूर्ण विराम चिन्ह का जो प्रयोग होगा, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ होगा, तो आपका जवाब होगा कि वाक्य के अंत में आपका होता है। कहाँ पर होता है? तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का आपके प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर पे आइएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पूछा गया है कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत हम किसे स्थान देते हैं। तो पहला है मित्र, सूचना, उपहार और अध्याय। देखिएगा, मित्र जो होता है वो होता है, मित्र होता है, सूचना दी जाती है, सूचना दी जाती है, उपहार दिया जाता है, उपहार क्या होता है? दिया जाता है। और अध्याय, अब आपको पता है कि अध्याय जो है पुल्लिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पर मित्र जो होगा ये पुल्लिंग होगा, मित्र क्या होगा? तो पुल्लिंग होगा। सूचना जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, सूचना कैसा शब्द है याद रखिएगा, स्त्रीलिंग है। बाकी उपहार भी पुल्लिंग है, उपहार क्या है? पुल्लिंग है। और अध्याय भी पुल्लिंग है, ये क्या है? ये भी पुल्लिंग है आपका। तो इसका मतलब सबसे सही जवाब जो बनेगा, कहाँ गया ये, मित्र। और इसमें पूछा गया है कि स्त्रीलिंग, अच्छा स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है ना, तो सूचना, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? सूचना आपका सही बन जाएगा। बी वाला विकल्प जो बनेगा वो सबसे सही विकल्प बनकर आ जाएगा। सूचना भाई स्वाभाविक सी बात है कि दी जाती है, और अभी हमने आपको बताया कि सूचना शब्द किसका बोध कराएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत, और स्त्रीलिंग ही आपसे पूछा गया है। चलिएगा 27 नंबर पे आ जाइएगा। चौराहा शब्द में कौन सा समास? अगर हम चौराहा शब्द की बात करते हैं तो चार राहों का समूह, अगर आप चौराहा शब्द को तोड़ देते हो तो क्या बनता है? तो आपको पता है कि चार राहों का समूह, चार राहों का जो समूह होता है, इसी समूह को हम चौराहा कहते हैं। तो आपको पता है कि जो द्विगु समास होता है, द्विगु समास की क्या पहचान है? यदि किसी सामासिक जो शब्द है उसकी शुरुआत किससे हो जाए? संख्यावाची से हो, और उसके तुरंत बाद अगर आपको संज्ञा शब्द मिलता है तो आप मान के चलिएगा, और समस्त शब्द किसी समूह का बोध कराए, तो ऐसी स्थिति में जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास बनता है। तो चौराहा शब्द दिया गया है, तो इसका मतलब क्या बनकर आ जाएगा? तो आप कह सकते हो कि चार राहों का समूह। तो इसका मतलब देखिएगा, द्विगु समास की सबसे अच्छी पहचान यही है कि पहला पद, यानी पहला पद जो इसका आपका होगा वो याद रखिएगा संख्यावाचक होगा। पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक है, और जो दूसरा पद आपका होता है वो संज्ञा होगा, और समस्त पद एक समूह का बोध कराएगा। जैसे चौराहा में देखिएगा तो पहला शब्द क्या है? चार, तो पहला पद क्या है? संख्यावाचक। और राह है तो इसका मतलब क्या है? राह शब्द संज्ञा है, और समस्त के समूह उसकी शब्द की चर्चा करोगे तो चार राहों का समूह बनकर आपके सामने आया है। तो इसका मतलब चौराहा में जो समास बनेगा वो आपके सामने द्विगु समास बनकर आ जाएगा। चलिएगा 28 नंबर पर आ जाइएगा। क्या कहा गया है? कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई खड़ा है, अब मैं पूछूं कि कोई खड़ा है बताइए कैसा शब्द है, तो आप कहोगे भैया पता नहीं। अगर हमने कहा कि कोई वहां खड़ा है, अब कहा जाए कि कौन खड़ा है, तो आप कहोगे भैया पता नहीं। जब आपको चीजें पता ही नहीं है तो इसका मतलब वो आपका क्या बनेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनकर आएगा। तो यहाँ पर कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये आपके सामने जो बनेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत स्थान दिया जाएगा। और जहां पर निश्चितता का बोध होता है वो निश्चयवाचक है, जैसे यह और वह। और अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ शब्द बनेंगे, प्रश्नवाचक में अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगेगा, और निजवाचक जो होता है वो आप का प्रयोग आपके लिए किया जाता है। चलेगा 29 नंबर पर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, और ये हमेशा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए जो हमने कवि शब्द लिखा है उसका कौन सा बनेगा। और अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, चलिएगा बता दीजिएगा। अच्छा आप जुड़ चुके हैं, अंतिम में आए हैं, थोड़ा सा आप लेट आए हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर भी कर दीजिएगा।
और प्रतिदिन 9 बजे से क्लास हमारी होती है रात्रि को। कल संडे है तो कल क्लास नहीं रहेगी। बाकी मंडे टू सैटरडे आपकी जो क्लास रहती है वो रात्रि 9 बजे को आपको हिंदी मिलेगी और प्रैक्टिस सेशन आपका चालू हो चुका है, तो आप हमारी क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर 29 आ गया। तो कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया कि कवि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। तो आपको पता है कि जो कवि शब्द है इसका कवयित्री बनता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा ना। तो यहाँ पर कवयित्री जो बनेगा वो सबसे सही जवाब बनकर आ जाएगा। कवयित्री जो बनेगा वो राइट आंसर के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, चलेगा आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा नहीं, 29 प्रश्न थे कुल मिलाकर। जो प्रश्नों की संख्या थी वो कितने प्रश्न थे आपके? 30 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी। और यहीं से प्रश्नावली जो हमारी है वो दोस्तों समाप्त हो जाती है। कल रविवार है तो कल कोई क्लास नहीं रहेगी, बाकी मेरी क्लास नहीं रहेगी। और जो आपके विषय हैं जैसे मैथ वगैरह है तो उनकी क्लास आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, अब जो मुलाकात होगी आपसे सोमवार को होगी। तो सभी लोगों को शुभ रात्रि है, सभी लोगों को गुड नाइट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद है, नमस्कार है, जय हिंद है और जय भारत है।